एमए कर रहे हिंदी प्रवेश के प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यान से कहानी जिंदगी और ज़ौक़ के बारे में जान रहे हैं। जिंदगी और ज़ौक़ अमरकांत की कहानी में ये किस श्रेणी में आती है, तो बताया गया था कि टूटे हुए पुरुष वर्ग, दुनिया की भाग दौड़ में खोया हुआ आदमी, ऐसी कहानियों में जिंदगी और ज़ौक़ डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। तो मोहन राकेश की एक और जिंदगी, कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं आती है। कहानी में आप देखेंगे उसका परिवेश, कथ्य, पात्र, शिल्प और शैली। जिंदगी और ज़ौक़ में हमने देखा कि मजला लड़के के द्वारा अलग ले जाकर कहने के बाद शिवनाथ का चेहरे पर भाव बदल जाता है और वो वहाँ से एक वक्तव्य देते हुए चल देता है। ये मध्य वर्गीय मानसिकता को इंगित करता है। भिखारी इसके बाद खंडहर में रहने लगता है, मोहल्ला छोड़ करके। लोग उसे कुछ न कुछ देते रहे, वहाँ पहुँच करके बासी बचा कुचा, और जिस तरह से वो खंडहर में रहने लगा तो उसका नाम बदल जाता है। उसे पहुँचा हुआ साधु महात्मा तक कह देते हैं कि देखिए किस तरह से जो मिलता है उसमें वो गुजारा करता है। जिंदगी और ज़ौक़ में आए इस खास पात्र का चित्रण रचनाकार किस तरह से करता है, किस तरह का था वो, ये पाठक के जहन में प्रवेश कर जाता है। भिखमंगा, नाठा था, गाल पिचके हुए, पेट मांद की तरह फूला हुआ, और मार पड़ने पर वह चिल्लाकर कह रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। और शिवनाथ बाबू से हरामी का पिल्ला ऐसा निकलेगा ऐसा सोचा भी नहीं था, और उस पर पिटाई करते रहते हैं, लोगों को कहते हुए ये सब कि ये हरामी का पिल्ला है। और वो बीच में पिटने के दौरान ही मैं बरई हूँ कह रहा था। तो ये पाठक को यकायक नहीं लगता है कि वो क्या कह रहा था। ऐसा है, बरई हूँ यानी वो अपनी जाति बता रहा है कि मैं जाति से बरई, हो सकता राजस्थान में से बड़ाई, बड़ाई कहते हो, और ये उत्तर प्रदेश में इसे बरई, जिसे बड़ाई कहते हैं, उस जाति से हूँ। और उस जाति से होने का मतलब है कि जो आरोप मुझ पर लगाया गया है वो गलत है। बरई यानी बड़ाई ये काम नहीं कर सकता। लेकिन शिवनाथ बाबू ऐसा करते हुए अंत में स्वीकार करते नहीं, बल्कि बचते हुए कहते हैं कि ठीक है, साड़ी मिल गई, जिस साड़ी के कारण पीटा जा रहा था, और वो वहाँ से चल देते हैं। और इस तरह से वो व्यक्ति खंडहर में रह कर के समय गुजारता है। लेकिन जो कुछ मिलता है उसके आधार पर इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है कि ये तो कोई साधु ही हो सकता है जो जितना दे दिया जाता है उसमें गुजारा कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो मोहल्ले में लौटा तो वो जो कोई दे देता उसके यहाँ रह लेता, लेकिन शिवनाथ बाबू की तरफ नहीं जाता। चूंकि उसने उसे पिटाई की थी और चोरी का झूठा जुर्म लगा करके पिटाई की थी, इसलिए शिवनाथ को छोड़ करके बाकी घर में वो जाता था। लेकिन अब रूप बदलता है, वो भिखारी की तरह मांगता नहीं, बल्कि जो कुछ कोई देता और जो कोई काम कराता वह काम कर देता। इस तरह से उसका गुजर बसर होता। लेकिन वो 2-3 दिन से ज़्यादा कहीं ठहरता नहीं था। एक दिन देखा वाचक ने कि वो उनके ही घर में है और कुछ उसी क्रम में खा रहा है, पी रहा है। तो खाते हुए को देख करके वो उनसे पूछते हैं, दोनों के बीच में संवाद होता है और इससे पाठक को पहली बार पता चलता है कि वो कौन है, क्या है। तो उन्होंने पूछा, उसका नाम गोपाल सिंह था।
और ये बताया गया कि जब गोपाल सिंह नाम का पता चला शिवनाथ को, तो शिवनाथ ने गोपाल सिंह कहने के बजाय उसका एक नया नामकरण कर दिया गया, क्योंकि गोपाल सिंह शिवनाथ के पिताजी का नाम था। और अगर उसे रखा जाता और उसे गोपाल सिंह कहा जाता या गोपाल सिंह के बजाय गोपालिया कहा जाता, तो उसके पिताजी का नाम बार बार आना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए उनका नाम रजुआ रख दिया जाता है। और रजुआ रखते ही पूरे मोहल्ले में उसे सभी रजुआ कहने लगते। भिखारी का इस तरह से नौकर होना और पिटना अब वो सारे मोहल्ले का था। अब वो जिसके भी यहाँ कुछ मिलता उसी के वो काम कर देता, और काम नहीं करता तो फिर उसे पिटाई की जाती। लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई पीट रहा है, बल्कि उसे 2 रोटी देता और काम कराता, और काम करने में कोताही करता या देर करता। और शिवनाथ बाबू के यहाँ जब काम कर रहा था तो एक दूसरे ने पकड़ करके उसे कहा कि 2 पैसे ले और फला काम करके आ और खाना भी मिलेगा। और शिवनाथ बाबू, ऐसा नहीं है कि तू शिवनाथ बाबू का नौकर है जो उसके यहाँ ही ठहरता है, जो 2 रोटी देता है उसके यहाँ रहा, किसी के भी यहाँ रहे। तो इस तरह से पूरे मोहल्ले में वो सबके यहाँ ठहरा रहा, लेकिन स्थायी रूप से किसी के भी यहाँ नहीं ठहर पाता। इसी क्रम में एक दिन वाचक के यहाँ वो दिखाई देता है। इस तरह से वर्णन आता है कि छुट्टी का दिन था और रजुआ खाने लगा, हाथ में एक रोटी, थोड़ा सा अचार, और वह सूअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। वाचक ने देखा कि वो बीच में हंस दे रहा था, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। इन दोनों के बीच में फिर एक संवाद होता है, वो देखिए किस तरह से। और ये शायद पहला ही संवाद है इस लंबी कहानी में। वाचक पूछ लेता है उसके खाने के बाद, तेरा घर कहाँ है? वो कहता है, सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ। तो सवाल किया जाता है, गांव छोड़ यहाँ क्यों चले आए? इसका जवाब वो जिस तरह से देता है, पहले रसड़ा में था मालिक। रसड़ा में का जवाब सुन करके वाचक कहता है, जैसे रामपुर से सीधे बलई आना अपराध हो, इसलिए पहले रसड़ा में रुका, फिर वो बलई आता है। इस संवाद से पता चलता है कि ये बलई शहर की कहानी है और बलई शहर का एक मोहल्ला है। याद रखें विद्यार्थी भी कि ये कहानी किस शहर की हो सकती है, बूंदी की नहीं, उत्तर प्रदेश के बलई की कहानी। तो अगला सवाल आता है, जिस रामपुर का वो रहने वाला था, कि रामपुर में कोई है? इसका जवाब सुन करके देखिए, बाप और बहनें थी, ताउन में मर गई। ताउन में मर गई से ऐसा लगता है, ताउन यानी कोई मरी सी आई थी और उसमें मर जाते हैं, कोई नहीं बचा। और वो कोई नहीं बचता तो वो चलता हुआ यहाँ चला आया, और कुछ नहीं काम करने को तो भिखारी बन जाता है। वाचक कहता है कि इसके आगे फिर प्रश्न करना मुश्किल हो गया, बल्कि प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं होती, और वो भी फिर आगे चला जाता है, यानी आगे सरक जाता है। तो इस तरह से आप इस जिंदगी और शौक कहानी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कहानी की शुरुआत थी कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति किस तरह से स्वार्थी होता है। एक भिखारी जिसे हम अगर भिक्षा मांग रहा है तो 2 पैसे दे देंगे या 2 रोटी दे देंगे, लेकिन उसको बांध के नहीं रख सकते। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक भिखारी